Okay, students, my dear students, yesterday or in the previous lecture, we were discuss about the composition of the Supreme Court of India. Now, today we will discuss the powers and functions of the Supreme Court of India. Okay, now let's start. This is the first power or the functions of the Supreme Court of India. First power is original jurisdiction. What is the meaning of original jurisdiction? Original jurisdiction means cases which start in the Supreme Court and regarding which the Supreme Court has the exclusive जुरिडिक्शन और एक्सक्लूसिव पावर कि ऐसे जो केस जो सिर्फ कहाँ पर स्टार्ट हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में ही जो केसेस स्टार्ट हो सकते हैं, किसी अदर जो कोर्ट है वहाँ पर वो केस क्या है फाइल ही नहीं हो सकते हैं। जो बिल्कुल डायरेक्ट जो केस क्या है सुप्रीम कोर्ट के अंदर आते हैं उनको हम कहते हैं ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। वो ऐसे कौन से केस हैं जो सीधे ही जो क्या है सुप्रीम कोर्ट के अंदर आएंगे, जिनको क्या है सिर्फ सीधे सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया जा सकता है, उनके खिलाफ कहीं और सुनवाई हो ही नहीं सकती। फर्स्ट टाइप ऑफ केस इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स कि एक तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस वन ऑफ मोर स्टेट्स कि एक तरफ तो क्या हो हमारी यूनियन गवर्नमेंट हो और दूसरी तरफ एक या एक से ज़्यादा स्टेट हो। जब इस टाइप का कोई केस होगा कि कोई भी ऐसा सपोज करो कि बिल है उसको लेकर क्या है या और भी कोई लॉ है और किसी भी टाइप से कि एक तरफ तो क्या है बहुत सारी एक या दो या 4 स्टेट ऐसी चाहती हैं कि इस टाइप का बिल उनके क्या है या लॉ जो भी है उनकी स्टेट में इम्प्लीमेंट उसको ना किया जाए। दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट यानी कि यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि वो जो बिल है वो क्या है स्टेट्स के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाए, उसको लागू किया जाए। एट द टाइम क्या है सिचुएशन क्या होंगी, दोनों में खराब हो जाएंगी। तो उस समय इस टाइप का जो बिल होगा, जैसे स्टेट हम देखते हैं कि स्टेट लिस्ट से कोई सब्जेक्ट होता है, स्टेट लिस्ट का जो सब्जेक्ट होता है जैसे कि इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री ना, और फेडरलिज्म का मतलब क्या है पावर्स डिस्ट्रीब्यूशन कि यहाँ पर क्या है इंडिया के अंदर पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। कुछ मामले किसके पास हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के और कुछ क्या है कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर होते हैं जिनके ऊपर स्टेट और यूनियन दोनों ही गवर्नमेंट को क्या है लॉ बनाने का राइट होता है। लेकिन हमने ये भी पढ़ा था दिस इज द स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा कि राज्यसभा के अंदर जब राज्यसभा अपनी 2/3 मेजोरिटी से किसी भी सब्जेक्ट को नेशनल इंटरेस्ट का बता के क्या है राज्यसभा से पास करती है तो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट किसके पास ट्रांसफर हो जाता है, यूनियन गवर्नमेंट के पास हो सकता है। यानी कि स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर क्या है यूनियन गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है लॉ बना सकती है, बट आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा कि जब राज्यसभा के 2/3 जो मेजोरिटी है 2/3 मेंबर्स की मेजोरिटी उसके फेवर में हो तभी बना सकती है। उस सिचुएशन में कंडीशन बहुत वर्स्ट होती है क्योंकि तब क्या है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों एक दूसरे के खिलाफ होती हैं। और भी ऐसे बहुत सारे इशू हैं जैसे एजुकेशन इशू है, हेल्थ इशू है, पब्लिक हेल्थ इशू, ये जो सब्जेक्ट हैं एजुकेशन के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बनाती है और क्या करती है यूनियन गवर्नमेंट भी बनाती है। जब इस टाइप का डिस्प्यूट होगा दोनों के बीच में कि वो अपनी पॉलिसी अलग स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करना चाहती है लेकिन क्या है जो यूनियन गवर्नमेंट है वो अलग करवाना चाहती है, तो उस टाइम एट दैट टाइम द केस इज फाइल्ड इन ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वो उस टाइम सिर्फ वहीं पर होगा। नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट्स वर्सेस वन और मोर स्टेट्स की एक तरफ तो क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और एक स्टेट है या एक से ज़्यादा स्टेट है किसी कानून को लेकर, लेकिन दूसरी तरफ क्या है एक स्टेट भी हो सकता है या वन और मोर देन स्टेट की एक से ज़्यादा स्टेट भी होती है किसी भी इश्यू को लेकर। जब इस टाइप का केस होगा कि एक तरफ यूनियन गवर्नमेंट है और उसके साथ 1-2 स्टेट है तो दूसरी तरफ क्या है या एक स्टेट है वर्सेस या फिर क्या है एक से ज़्यादा स्टेट है, उस टाइप का भी केस जब इस प्रकार की सिचुएशन क्रिएट होती है तो भी इस टाइप का केस क्या है सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही फाइल होगा। नेक्स्ट स्टेट वर्सेस स्टेट हम देखते हैं कि स्टेट और स्टेट के बीच में तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जैसे कि जो रिसेंटली जो बहुत हॉटली जो इशू रहा है वो है बेलगाम का इशू रहा है कि बेलगाम
कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे क्या है, एक वो प्लेस है, और वो कर्नाटक उसको अपने एरिया के अंदर मानता है, महाराष्ट्र उसको अपने ऊपर क्या है, उसका अपना राइट वहाँ पर जताता है। तो जिसको लेकर सिचुएशन बहुत वर्स्ट होती है उस टाइम। और जैसे कि रिवर, अगर हम वाटर रिवर लिखें तो ये भी बहुत बड़ा इशू रहा है, जैसे कि पंजाब और हरियाणा के बीच रहा है। ऐसे ही यहाँ पे गुजरात और राजस्थान के बीच पे, राजस्थान और गुजरात मध्य प्रदेश के अंदर क्या है, वाटर डिस्प्यूट रहे हैं। इस टाइप के जो भी केसेस होते हैं वो कहाँ पर होंगे, जैसे कि है ना सतलुज, जो ये यहाँ पे क्या है, एक कैनाल भी बन रही है हरियाणा और पंजाब के बीच में, कि पंजाब हरियाणा को उसका पानी नहीं देता है। ये इस टाइप के केस भी कहाँ पर क्या है, फाइल होते हैं। स्टेट वर्सेस स्टेट कोई भी केस है तो वो केस कहाँ पर फाइल होगा, सीधा वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर होगा। क्यों, अगर यहाँ पर अगर हम पंजाब और हरियाणा का ही इशू लेके चले कि पंजाब हरियाणा के अंदर क्या है, यहाँ पे किसी बाउंड्री लाइन को डिस्प्यूट है, बाउंड्री लाइन को लेकर डिस्प्यूट है, या चंडीगढ़, जैसे कि ये भी एक बहुत बड़ा इशू है पंजाब हरियाणा के बीच में कि चंडीगढ़ किसकी कैपिटल होगी, पंजाब की होगी या चंडीगढ़ क्या है हरियाणा की होगी। तो ये केस कहाँ सॉल्व किया जाएगा, पंजाब और हरियाणा का तो हाई कोर्ट भी एक है। अगर फिर भी अगर अलग अलग भी स्टेट का क्या है कोर्ट होता, हाई कोर्ट होता, तब भी क्या करता, अगर वो पंजाब के कोर्ट में, हाई कोर्ट में वो केस जाता, तो पंजाब हाई कोर्ट किसके फेवर में उसको जुरिडिक्शन, अपना डिसीजन किसके फेवर में देता, अपनी जजमेंट ऑफ कोर्स पंजाब गवर्नमेंट के। अगर वही केस हरियाणा हाई कोर्ट में क्या है फाइल होता, सपोज करो कि दोनों स्टेट के अलग अलग हाई कोर्ट होते, तब भी क्या है, हरियाणा हाई कोर्ट किसके फेवर में डिसीजन देगा, ऑफ कोर्स अपने स्टेट के में देगा ना। तो उस टाइम, एट दैट टाइम क्या है, तो इट मीन्स क्या है, जो अभी हमारा जुडिशरी सिस्टम है वो फेयर नहीं होगा, डिसीजन फेयर नहीं होगा। इसी वजह से स्टेट वर्सेस स्टेट की दोनों ही स्टेज का बिल्कुल क्या है फेयर डिसीजन आज के ये केस भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर ही फाइल होते हैं। नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट केस इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। हमारे फंडामेंटल राइट से जुड़ा कोई भी इशू है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तो वो केस भी कहाँ पर क्या है फाइल होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनको फाइल किया जा सकता है। हालांकि ये हाई कोर्ट के अंदर भी ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकते, ऑफ कोर्स हो सकते हैं फंडामेंटल राइट्स, हाई कोर्ट के अंदर भी हम उनके लिए अपील कर सकते हैं, पर ये वहाँ पे। नेक्स्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्शन डिस्प्यूट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमने जो इससे पहले वाला चैप्टर था हमारा लेजिस्लेचर, या जो थर्ड चैप्टर इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, उसमें बात पड़ी थी कि इंडिया के अंदर क्या है, जो प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट है उनका इलेक्शन प्रोसीजर बिल्कुल अलग है, डिफरेंट, यानी कि हम पीआर सिस्टम फॉलो करते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम फॉलो करते हैं। और जो वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, हमने पढ़ा था कि वो राज्यसभा मेंबर्स के लिए भी यूज़ किया जाता है ना, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तो जो ये हम देखते हैं कि कई बार प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या है डिस्प्यूट होते हैं, तो इन डिस्प्यूट्स को सिर्फ कौन क्या है सॉल्व कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इन डिस्प्यूट्स के लिए हालांकि इस टाइप की इस प्रकार की सिचुएशन आती नहीं है, लेकिन कई अगर आ भी जाए तो ये सिर्फ क्या है, इनके इलेक्शन प्रोसीजर को कहाँ पे चैलेंज किया जा सकता है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर। सो दिस इज द ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन पावर ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट, यानी कि ये ओरिजिनल कि इनके ये इस टाइप के केस हैं कि ये अदर किसी कोर्ट में फाइल हो ही नहीं सकते, सीधा यहीं पर होंगे। स्टेट वर्सेस स्टेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट वर्सेस वन और मोर देन स्टेट, इलेक्शन डिस्प्यूट ऑफ द प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दिस इज द first power or the first function of the Supreme Court of India, and in which article this function is mentioned in article 131 this power is mentioned कि ये जो article 131 है इसके अंदर ये सुप्रीम कोर्ट की जो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन पावर है ये गिवन है। इन आर्टिकल 131 द ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन पावर इज ए मेंशन ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ नेक्स्ट पावर और नेक्स्ट ज्यूरिडिक्शन, हम इसको देखो ज्यूरिडिक्शन भी कहते हैं। ज्यूरिडिक्शन मीन्स जो राइट है एक तरह से जजमेंट देने का, या जो डिसीजन जो किसी भी टाइप से क्या है वो। नेक्स्ट है एपिलेट ज्यूरिडिक्शन, सेकेंड टाइप है एपिलेट ज्यूरिडिक्शन। अपीलेट ज्यूरिडिक्शन मीन्स अपील करने का राइट है ना,
अपील करने का, कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो सिर्फ कहाँ पे अपील किए जा सकते हैं, इन द सुप्रीम कोर्ट। जैसे कि हम देखते हैं कि फर्स्ट इस टाइप का है कॉन्स्टिट्यूशनल अपील्स। नेक्स्ट क्रिमिनल अपील्स, क्रिमिनल अपील्स। नेक्स्ट सिविल, थर्ड टाइप है सिविल अपील्स। अकॉर्डिंग टू जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन पीनल कोड आईपीसी है ना, जो एक हम वर्ड यूज बहुत बार करते हैं, सुनते भी हैं, आईपीसी, कि इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता जिसको कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू आईपीसी कि इंडिया के अंदर क्या है, 2 टाइप्स के केस होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ केसेस। फर्स्ट इज क्रिमिनल एंड सिविल, जिसके लिए हम हिंदी में वर्ड यूज़ करते हैं ना, दीवानी मामले, फौजदारी मामले। जो फौजदारी यानी कि जो इस प्रकार से जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, जो इस टाइप से लड़ाई झगड़े से रिलेटेड होते हैं, और सिविल केस जैसे प्रॉपर्टी, डाइवोर्स वगैरह इनसे रिलेटेड होते हैं, वो सब क्या आते हैं, सिविल केस में हम उनको इंक्लूड करते हैं। क्लियर? नाउ ये है अपीलेट ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसके अंदर स्पेशल अपील्स भी हम इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं कि कुछ केसेस के अंदर स्पेशल अपील भी की जा सकती है। सबसे पहली हमारी अपील है कॉन्स्टिट्यूशनल अपील्स। कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ी हुई क्या अपील हो सकती है कि किसी भी केस के अंदर डिसीजन देते समय हाई कोर्ट जब क्या करे, ये वेरीफाई कर दे कि ये जो इशू है ये कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशन की एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड है। एट द टाइम ये जो इस टाइप का केस है, फिर ये कहाँ पर आएगा, उस केस के खिलाफ या उस हाई कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ कहाँ पर अपील की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील की जाएगी। क्रिमिनल केस है, हम बहुत बार देखते हैं कि किसी लोअर कोर्ट के अंदर क्या की है कि लोअर कोर्ट के अंदर कोई क्रिमिनल केस चल रहा था, लोअर कोर्ट ने क्या कर दिया, उस व्यक्ति को क्या है, उसको उसकी प्रिजनमेंट जो भी उसको सज़ा दी गई थी उसके बिल्कुल आज़ाद कर दिया, फ्री कर दिया। लेकिन फिर उसी जजमेंट के खिलाफ हाई कोर्ट के अंदर अपील हुई, हाई कोर्ट ने उस व्यक्ति को क्या है, कुछ ना कुछ पनिशमेंट दे दी, हो सकता है कि उसको मृत्यु दंड भी दे। इस टाइप का केस जब उसको पनिशमेंट मिली है तो ऑफकोर्स हाई कोर्ट ने, देखो लोअर कोर्ट ने उसको क्या है, बिल्कुल क्या है, फ्री कर दिया था, लेकिन लोअर कोर्ट ने फ्री किया, हाई कोर्ट ने पनिशमेंट दी, तो हाई कोर्ट की अपील के खिलाफ व्यक्ति अब कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ही जाएगा ना। कि हाई कोर्ट की कोई भी जजमेंट होती है तो उसको कहाँ चैलेंज किया जा सकता है, ओनली इन द सुप्रीम कोर्ट। तो इस टाइप के केस भी कहाँ होंगे फाइल, क्रिमिनल केस जो मानेंगे। सिविल अपील्स है, हालांकि ये जो क्रिमिनल और सिविल केस हैं ये हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उनके अंदर भी फाइल हो सकते हैं। लेकिन सिविल केस कुछ ऐसे अपील्स होते हैं जो किसी क्या है, पब्लिक प्रॉपर्टी से जुड़ा इशू होता है, उसको भी कहाँ पर चैलेंज किया जा सकता है, उसके लिए अपील कहाँ पर की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस टाइप का केस फाइल हो सकता है। नेक्स्ट है स्पेशल अपील्स, कि कुछ ऐसे भी हम केसेस देखते हैं जिनमें किसी न किसी स्पेसिफिक जो पर्सन है उसके जो क्या है वो हाई कोर्ट के किसी भी क्या है डिसीजन के खिलाफ उनको चैलेंज कर सकता है। ओके, नेक्स्ट टाइप जो है एडवाइजरी, दिस इज द एपिलेट ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नाउ थर्ड टाइप इज रिलेटेड टू एडवाइजरी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड टाइप ऑफ ज्यूरिडिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द थर्ड टाइप? Third type is advisory function or advisory jurisdiction. Advisory function, and this type of power is mentioned in Article 143. हमने इससे पहले लेजिस्लेचर वाले जो चैप्टर था हमारा उसमें डिस्क्राइब किया था कि कोई भी जैसे बिल है राज्यसभा या लोकसभा से पास होके जाता है तो वो कहाँ पर जाएगा, किसकी परमिशन के लिए जाता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है।
प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, उस बिल पे अपने सिग्नेचर करने से पहले, यानी कि उस पर क्या है, अपने उसको परमिशन देने से पहले उस पर एडवाइस ले सकता है उस बिल से रिलेटेड। और वो जो उसको एडवाइस देगा वो कौन देगा, सुप्रीम कोर्ट देगा। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी 5 जो जजेस होते हैं उनकी एक बेंच होती है। बेंच मीन्स जो ग्रुप होगा, 5 जजेस जो बेंच है वो उसको क्या है, उसके ऊपर एडवाइस दे सकती है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस उसको एडवाइस ही देंगे, नहीं, ये उसके लिए भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है और ये प्रेसिडेंट के लिए भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो उस एडवाइस को फॉलो करेगा, उसको क्या है, मानेगा नहीं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इसकी इम्पोर्टेंस को, सुप्रीम कोर्ट की इम्पोर्टेंस को बढ़ाते हैं कि जुरिडिक्शन जो हमारा ये जुडिशरी सिस्टम है ये कितना इम्पॉर्टेंट है, कि इसको किसी भी जो हमारी कंट्री का, हु इज़ द स्टेट ऑफ द हेड, नॉमिनल स्टेट ऑफ द हेड, चाहे नाम के लिए, लेकिन कौन है, प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट इज द स्टेट ऑफ द हेड, वो हमारी कंट्री का हेड है। और जब कोई किसी इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री का हेड क्या है, सुप्रीम कोर्ट से किसी भी इशू पर एडवाइस ले रहा है, तो इट मीन्स क्या है, ये उससे उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, काफ़ी बढ़ जाती है। क्लियर। लेकिन ये रेस्ट्रिक्शन ना तो प्रेसिडेंट पे है और ना ही क्या है, उनके ऊपर है। नेक्स्ट है प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट। फोर्थ पावर इज protector of fundamental rights. Who is the protector of the fundamental right? Of course, jurisdiction system, judiciary system, Supreme Court. ठीक है, Supreme Court is the protector of the fundamental rights. In the second chapter we already discussed about that. It means in the article 32 5 writs are given here and this writ are related to high court and the supreme court की जो 5 writ हैं वो 5 रिट ऑफ हैबियो कॉर्पस, रिट ऑफ प्रोहिबिशन, रिट ऑफ क्यो वारंटो, रिट ऑफ मैंडामस, ये जो सारी रिट हैं ये किससे रिलेटेड हैं, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेटेड है। कि इन 5 रिट के थ्रू क्या करते हैं, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। कौन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हमारे रिट को क्या है, ये सॉरी हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। क्योंकि इन 5 रिट के थ्रू ही क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी भी लोअर कोर्ट से या किसी भी ऑफिसर, चाहे गवर्नमेंट ऑफिशियल है, उससे क्या है, कोई भी किसी भी टाइप से क्या है, उनकी जो स्टेटमेंट है वो जान सकते हैं। नेक्स्ट टाइप और द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ दिस इज रिलेटेड टू गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन कौन है, उसको प्रोटेक्ट करने वाला कौन है, ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जब भी क्या है, पार्लियामेंट के बीच में और हमारे जुडिशरी सिस्टम के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है, डिस्प्यूट क्रिएट होता है, तो जो लास्ट फाइनल जो भी डिसीजन होता है वो किसका होता है, जुडिशरी सिस्टम का, सुप्रीम कोर्ट का होता है। क्योंकि क्या कर सकती है, पार्लियामेंट अपने तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है, इस टाइप के बिल ला सकते हैं जिससे हमारा फंडामेंटल जो राइट्स है, हमारी फ्रीडम इक्वलिटी है, उसको कहीं ना कहीं उसमें क्या है, कहीं कटौती हो जाए, मीन्स उसमें शॉर्टेज हो जाए। एट दैट टाइम जो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको प्रोटेक्ट करने का उसका किसको राइट है, सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट अपने ही क्या है, जजमेंट को देके ये कह सकता है कि कोई भी पार्लियामेंट, कोई भी गवर्नमेंट इस प्रकार का क्या है, बिल या अमेंडमेंट नहीं लाएगी जिससे क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान हो। उस बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार से उसमें चेंजेस नहीं करने दे सकती है। नेक्स्ट है इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंटरप्रेटर इट मीन्स ये इसको एक्सप्लेन करती है, इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी प्रोविज़न है, कोई भी आर्टिकल है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, टेक्निकल लैंग्वेज होती है, अगर कोई भी गवर्नमेंट उसको अपने तरीके से इंटरप्रेट करती है, एक्सप्लेन करती है, तो क्या है, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है कि ये प्रोविज़न ऐसे नहीं, ये आर्टिकल ऐसे है, इसकी एक्सप्लेनेशन ऐसे होगी कि गवर्नमेंट अपने तरीके से उसको मॉडिफाई ना कर पाए, उसको भी क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट उसको क्या करता है, इंटरप्रेट करता है। ऑफकोर्स हम देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो लैंग्वेज है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत टेक्निकल है, वो
हालांकि क्या है, सब व्यक्ति, सब पीपल, क्या ऑर्डिनरी पीपल उसको समझ नहीं सकते। उस टाइम क्या है, इसको इंटरप्रेट करने का काम किसको होगा, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो उसको इंटरप्रेट करता है। नेक्स्ट, टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट, यानी कि जुडिशियल टू रिव्यू, या इसको हम कह सकते हैं जो जुडिक्शन जो रिव्यू पावर, टू रिव्यू इट्स जुरिडिक्शन इट्स ऑन जजमेंट, टू रिट ऑन जजमेंट। जुडिशियल रिव्यू पावर हमने सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट चैप्टर उस पर ही पढ़ा था। इन द फर्स्ट चैप्टर वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस, व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू, यानी कि किसी चीज़ को दोबारा देखना, उसके ऊपर अपने दोबारा से व्यूज़ देखना, दोबारा से क्या उसके ऊपर अपने विचार देना। सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज कोई, सपोज करो कोई डिसीजन दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है कि जैसे कि हम देखते हैं कि स्टेट वर्सेस स्टेट में जब इशू था तो बहुत बार हम देखते हैं कि दिल्ली के अंदर जब पॉल्यूशन बहुत बढ़ जाता है, और तो उस टाइम स्टेट गवर्नमेंट अपने रूल्स वहाँ पे फॉलो करना चाहती है और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने करना चाहती है वहाँ पे। उस टाइम सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, इंटरफेयर करता है इश्यूज़ के अंदर, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दे दिया, सपोज करो अभी कि जैसे कि लाइक दिल्ली के अंदर जब पॉल्यूशन की बात चल रही है कि वहाँ पे OD1 फॉर्मूला क्या है उसको फॉलो करती रही दिल्ली गवर्नमेंट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन तो दे दिया, लेकिन थोड़े टाइम बाद उसके जब ड्रॉबैक्स आना स्टार्ट हो गए कि पीपल्स को किस प्रकार से क्या है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो पूरी तरह से अवेलेबल नहीं है, अदर जो पीपल जो भी जाते थे कि जो अपने प्राइवेट व्हीकल से जाते थे उनके लिए काफ़ी, जो उनका वर्किंग प्लेस उनके क्या है रेजिडेंस से काफ़ी दूर है, इससे उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट अपने ही डिसीजन को रिव्यू करे, यानी कि उसके ऊपर सोचे, तो हो सकता है वो अपनी ही जजमेंट को चेंज कर दे। ये बहुत बड़ी पावर है कि सुप्रीम कोर्ट के, हालांकि जजमेंट बहुत क्या है, बहुत सोच समझ कर दी जाती है, क्यों, उसके अंदर जो भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट होती है वो पूरी कंट्री के लिए क्या है, एक तरह से कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट होती है, कॉपी होती है दूसरी जो भी नीचे जितनी भी कोर्ट्स होते हैं उनके लिए, कि वो उसको फॉलो करेंगे। लेकिन वो अपने डिसीजन को जब उसको लगता है कि उसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स हैं, उसके अंदर कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं, रिफॉर्म किए जा सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, अपनी इस पावर को यानी कि यूज़ करके अपने डिसीजन को रिव्यू कर सकता है। नेक्स्ट है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी डिसीजन आते हैं, जितनी भी जजमेंट होती हैं, उन सबको रिकॉर्ड रखा जाता है। और रिकॉर्ड किस लिए, ताकि ऐसे ही केस इन फ्यूचर आए तो इसी टाइप की जजमेंट दी जाएगी कि जो लोअर कोर्ट होंगे, हाई कोर्ट होंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होंगे, वो उसी डिसीजन को क्या है फॉलो करेंगे। सुप्रीम कोर्ट को क्या है, एक तरह से इसको कहीं ना कहीं हम ये भी कहते हैं कि जो इसके जितने भी डिसीजन होते हैं उन डिसीजन को ये अपने डिसीजन को जो क्या है बहुत संभाल के रखता है या बहुत सोच समझ के इसके ऊपर डिसीजन देता है, वो इसी वजह से क्योंकि जो इसकी जजमेंट होती है वो पूरी कंट्री को फॉलो करनी होती है, अदर जो हमारे जितने भी कोर्ट्स हैं उनको फॉलो करने होते हैं। खुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन फ्यूचर आज जैसे कि कोई जजमेंट दी है सुप्रीम कोर्ट ने, जिस प्रकार से हम बहुत बड़ा एक इशू लेकर चल सकते हैं, जैसे कि, और वो बहुत बातों से जुड़ा हुआ है, जैसे कि हमारा ओरिजिनल जुरिडिक्शन से भी रिलेटेड था वो इसी टाइप का केस, जैसे कि ये अभी केस जो फिलहाल डिसीजन दिया थोड़े टाइम पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने, जो अयोध्या इशू था, अयोध्या डिस्प्यूट था। अयोध्या डिस्प्यूट क्या था, दो कम्युनिटी के, दो रिलीजन के ऊपर बीच में क्या था, वो इस टाइप का क्या है केस था ना, और वो केस हमारी फ्रीडम से पहले 1947 से पहले स्टार्ट हुआ था, और उस केस पे डिसीजन आना तो देखो 1990s के उसमें आ जाता, लेकिन 1990s के अंदर वहाँ पे क्या है, जो
बाबरी मस्जिद को जिस प्रकार से उसको क्या है कुछ हिस्सा उसका ढहा दिया गया, तो उसकी वजह से वो क्या है पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपनी देख रेख में रखा। और लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर जो जजमेंट दी, जजमेंट जो ये दी गई है, ये हालांकि इनको एक एक जजमेंट को क्या किया गया है जितनी भी, क्योंकि एक बहुत लंबे टाइम प्रोसीजर से ये क्या है केस चलता रहा, ये सिर्फ ये जजमेंट नहीं और भी दूसरी जजमेंट जितनी भी देता है, डिसीजन देता है, उन सबको रिकॉर्ड करके रखा जाता है, ताकि इन फ्यूचर अगर इंडिया के अंदर इस टाइप का कोई केस आएगा, जो कम्युनल जो है जो पार्टीज़ हैं उनके बेस पे उनके बीच में इस प्रकार की अगर डिस्प्यूट होता है, तो इस जो जजमेंट है इसको कॉपी किया जा सकता है, इन फ्यूचर ऐसा किया जा सकता है। और ये ख़ास तौर से जो हाई कोर्ट है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उनके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये सब क्या है मेन पावर्स एंड द फंक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हमने पढ़ा ओरिजिनल जुरिडिक्शन, एपिलेट जुरिडिक्शन, इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, टू रिव्यू इट्स और ऑन जुरिडिक्शन, और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हमने पढ़ा, और एडवाइजरी पावर, प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये दीज आर द मेन powers or the jurisdiction of the Supreme Court of India. All things are clear related to Supreme Court. Composition in Article 124 the composition of the Supreme Court is mentioned, और ये अलग अलग कंपोजिशन में हमने पढ़ा कि इसके अंदर 34 जजेस होते हैं। जजेस को ओथ है वो कौन दिलवाता है, प्रेसिडेंट दिलवाता है। सैलरी अलाउंसेस पढ़े थे, जो इनकी क्वालिफिकेशन थी जजेस की वो क्या है, वो सब कुछ हमने पढ़ा। और दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ओके, नाउ आवर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड।